Hi students, today we are going to start Indian Evidence Act. I'll first go through the overview of Indian Evidence Act. जैसा कि मेरी नेचर है, आप सब लोग जानते हो, मेरे इनिशियल लेक्चर्स होते हैं एक कंप्लीट राउंड अप ऑफ द एंटायर लॉ. इंडियन एविडेंस एक्ट किस चीज पे है? ये एविडेंस. जब मैं वर्ड एविडेंस यूज कर रहा हूं, तीन चीजें उठ रही हैं मेरे दिमाग में. एविडेंस क्या होता है, एविडेंस कहां दिया जाता है, एविडेंस कौन दे सकता है. एविडेंस क्या होता है? कई बार क्या होता है, जैसे आपके अपने फ्रेंड के, आप हॉस्टल में रहते हो, आपने अपने फ्रेंड के कोट में से रात को 2000 रुपए का नोट निकाल लिया. आपका दोस्त सुबह पूछता है, तूने मेरे 2000 रुपए निकाले? आप कहते नहीं. वो कहता है मैं प्रूव कर सकता हूं. तो भूल गया यहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है. आई विल प्ले दैट. मैं देख चुका हूं. दैट मीन्स ही इज गोइंग टू प्रूव वॉट एवर ही इज एलिजिंग थ्रू एन एविडेंस. तो जब भी किसी फैक्ट को प्रूव करना या डिसप्रूव करना हो, अगर वही दोस्त कहे कि सीसीटीवी देख ले, मैंने तेरे कोट को नहीं छेड़ा, डिसप्रूव. सो जब भी किसी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने में जो प्रमाण आते हैं, उनको हम कहते हैं एविडेंस. हम रोजमर्रा जिंदगी में रोज एविडेंस का वर्ड यूज करते हैं. कैसे कैसे प्रूव करेगा तू ये बात? हमारे को पूछते हैं. आप रात को आप अपने फादर को बोलते हो, पेरेंट्स को कहते हो, मैं रात को 3 बजे तक पढ़ता रहा. कैसे प्रूव करेगा? हम आए थे रात को, नेटफ्लिक्स देख रहा था तू. तो कायदे से हम देखा जाए तो रोजमर्रा जिंदगी में रोज ये चीज यूज करते हैं. हाउ विल यू प्रूव? जो तुम असर्ट कर रहे हो उसको प्रूव कैसे करोगे? उसको मैं एविडेंस से प्रूव करूंगा. तो एविडेंस क्या हो गया? अगर मैं कोई चीज असर्ट कर रहा हूं, कोई फैक्ट है, उसको मुझे प्रूव करना है या मुझे डिसप्रूव करना है, तो वो चीजें जो उस फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने में मदद करेंगी, वो प्रमाण. आई एम यूजिंग दिस प्रमाण फ्रॉम, हमारे धर्मशास्त्रों में ये वर्ड यूज किया हुआ है, वहां से ले रहा हूं. वो प्रमाण एविडेंस है. अब क्वेश्चन ये उठता है, मेरा दूसरा क्वेश्चन था, कहां यूज होता है? अब जो, जैसा कि मैंने बोला, मेरे दोस्त ने कहा तूने मेरे जेब से 2000 रुपए निकाले थे, आपके पेरेंट्स ने कहा रात को 3 बजे तक नहीं पढ़ रहा था, तू तो नेटफ्लिक्स देख रहा था. क्या हम रोजमर्रा जिंदगी में यूज करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट? एक्ट है ये. तो कहां कहां यूज करें? घरों में यूज करें, फैक्ट्रियों में यूज करें, ऑफिसेज में यूज करें, कहां करें? इसका जवाब हमें पहला ही सेक्शन देगा. इंडियन एविडेंस एक्ट शैल बी यूज्ड in all judicial proceedings in or before a court. तो एविडेंस एक्ट कहां यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, वो भी कहां? इन और बिफोर अ कोर्ट. ये जो हमारा फ्रेज है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर अ कोर्ट, मेरे अगले लेक्चर्स में अंदर हम पूरा इसके ऊपर we will dwell a lot on this. तीसरा मेरा क्वेश्चन था, कौन देगा एविडेंस? कौन देगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल. ए ने मर्डर होते देखा. ए अब बी को कहता है मैंने मर्डर होते देखा था. बी सी को कहता है ए ने मर्डर होते देखा था.
सी डी को कहता है ए ने मर्डर होते देखा था, डी ई को कहता है ए ने मर्डर होते देखा था। अब अगर हम ई को बुलाएं कि तुझे डी ने क्या कहा था, डी कहेगा जी मुझे तो सी ने कहा था। सी को बोलेंगे तूने ए ने तुझे बताया था मैंने मर्डर होते देखा। नहीं सर मुझे तो बी ने बताया था, मुझे सी ने बताया था। डाइल्यूशन हो रहा है। Why will we ask E? Why will we ask D? Why will we ask C? Why will we not ask A? कि तूने मर्डर होते देखा था कि नहीं? हम डाइल्यूशन क्यों करेंगे? यहां से कंसेप्ट उठता है हियर से एविडेंस, सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात नहीं लेंगे हम, हमें डायरेक्ट एविडेंस चाहिए। सो हु कैन गिव? जिसने खुद देखा है, सुना है, महसूस किया है। सिमिलरली डॉक्यूमेंट्स पे आ जाओ। कौन सा डॉक्यूमेंट दोगे आप एविडेंस में? ओरिजिनल दोगे कि कॉपी दोगे? आप कहते हो सर ये कागज ले लो। ये कागज क्या है? सर ये जिरोक्स है। ओरिजिनल से बनाया? नहीं सर जिरोक्स पड़ी थी, पता नहीं कहां वो पड़ी थी, उसका मैंने एक और जिरोक्स कर लिया। मैंने इस जिरोक्स पे एक वाइट स्ट्रिप लगा दी, फिर जिरोक्स कर दिया, ये चीज गायब हो गई। क्या गारंटी है कि ये रिलायबल एविडेंस है? हम बिल्कुल बेसिक्स पे गए हैं। आई जस्ट डिस्कस 3 वर्ड्स। हम बात कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस क्या है? एविडेंस कहां आएगा? एविडेंस कौन देगा? ये बहुत बेसिक वर्ड्स हमने जो डिस्कस किए, अब मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस के जरिए लेट्स टेक अ जर्नी थ्रू द इंडियन एविडेंस एक्ट। पहला क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट कब शुरू होगा? कहां शुरू होगा? कहां तो मैंने अभी आपको बताया, इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं, इन और बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। इस पे हम बहुत डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटीज हैं वो आती हैं कि नहीं, वो हम लेट मी नॉट unnecessarily complicate matters. So एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इंडियन एविडेंस एक्ट कौन यूज करने वाले हैं? सिर्फ कोर्ट। तो एविडेंस एक्ट किसके लिए लिखा गया है? कोर्ट्स के लिए, कायदे से। कब आएगा? शुरू कब होगा? When will Indian Evidence Act start? जिस दिन कोर्ट का प्रोसीजर शुरू होगा, जिस दिन ट्रायल शुरू होगा। एविडेंस की जरूरत कहां पड़ती है? मुझे कोई फैक्ट, मुझे कोई तथ्य प्रूव करना है कोर्ट के सामने, या डिसप्रूव करना है कोर्ट के सामने, तो मैं क्या लाऊंगा? एविडेंसेस। सो इसका मतलब है इंडियन एविडेंस एक्ट इसीलिए एक्ट है, कोड नहीं है। सीपीसी कोड है, आईपीसी कोड है, सीआरपीसी कोड है। एविडेंस एक्ट सिर्फ एक मैटर से डील कर रहा है, एविडेंस। कब आएगा एविडेंस? मैंने कहा जब ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल कब शुरू होगा? सीपीसी में अगर मैं चला जाऊं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से, सीआरपीसी में अगर मैं चला जाऊं फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से। चार्ज फ्रेम हो गया, तुमने ये ऑफेंस किया है? नहीं सर नहीं किया। व्हाट डू यू वांट? आई वांट अ ट्रायल। वहां से ट्रायल शुरू होता है। मैं प्रूव कर दूंगा सर, प्रोसिक्यूशन कहता है मैं प्रूव कर दूंगा सर इसने मर्डर किया है,
कैसे? एविडेंसेस लाऊंगा। दूसरा क्या कहता है? सर उन एविडेंसेस को मैं तोड़ दूंगा, मैं उनको क्रॉस एग्जामिनेशन में उनकी मैं हवा निकाल दूंगा। तो कायदे से इंडियन एविडेंस एक्ट की एंट्री कहां होती है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या सिविल जस्टिस सिस्टम में इंडियन एविडेंस एक्ट की एंट्री कहां होगी? कोर्ट में। कहां से? ट्रायल शुरू, एविडेंस एक्ट की एंट्री। खत्म कब होगी? मेरा जजमेंट आ गया, एविडेंसेस खत्म। तो जिस दिन मेरे एविडेंसेस खत्म, मेरे आर्ग्यूमेंट्स खत्म और मेरा जजमेंट आ रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट का एंड हो जाता है। इसका मतलब है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक टाइम ऐसा आता है जब कोड, चाहे वो सीआरपीसी हो चाहे वो सीपीसी हो, दे गो हैंड इन हैंड विद इंडियन एविडेंस एक्ट। सीआरपीसी पूरा कोड है क्रिमिनल लॉ का, सीपीसी पूरा कोड है सिविल लॉ का, बट जहां ट्रायल आ जाता है, जो चीजें हम इस छोटे से एक्ट 167 सेक्शंस के अंदर बात कर रहे हैं, वो चीजें हम सीपीसी में या सीआरपीसी में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम एक स्पेशल लॉ बना रहे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट। एक कॉमन नेचुरली क्वेश्चन उठता है, एविडेंस कितनी तरह का होता है? किसको मानोगे आप एविडेंस? डेफिनेशन है हमारे पास, बट देन दैट डेफिनेशन इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन। वो हम उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर निकालते हैं, आगे जाके हम बात करेंगे। बट अभी अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन में जाऊं सेक्शन 3 के एविडेंस की, इट सेज oral evidence of witnesses and all documentary evidences including electronic evidences। यानी कि मेरे पास जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ विटनेसेस का ओरल स्टेटमेंट और या फिर डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, बस। जो एक बहुत मेजर मिसिंग पार्ट है वो है, ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट है क्या? या ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट है क्या? ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट है क्या? ना ये ओरल है ना ये डॉक्यूमेंट है, तो ये क्या है? एविडेंस तो है, हो सकता है इससे मैंने मर्डर किया हो। रियल एविडेंस हम बाद में देखेंगे कि चाहे वर्ड यूज नहीं है, पर हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो मेरे अगले लेक्चर्स में आएगा। सो एविडेंस कौन से मोटे मोटे कौन से हो सकते हैं? ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, एंड रियल और material evidence। We are clear with this? अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या हमेशा ओरिजिनल ही देना है? क्या हमेशा, जैसे कि मैंने बोला, ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, सी ने डी को बताया, क्या हमेशा ए को ही प्रोड्यूस करना है? जहां तक ओरल एविडेंसेस का सवाल है, वहां तो इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि ओरिजिनल को ही प्रोड्यूस करना है, बिकॉज हियर से एविडेंस तो हम नहीं अलाउ कर सकते, बिकॉज ऑफ द बेसिक रीजन कि जहां पे हम एक को दूसरे से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन गैप्स आ जाते हैं, जान के या गलती से। दिस इज द रीजन व्हाई ओरल एविडेंस तो ओरिजिनल ही होना पड़ेगा। सेक्शन 59-60 में जब हम आएंगे तो ये चीज देखेंगे। बट जहां तक डॉक्यूमेंट्स का सवाल है, डॉक्यूमेंट्स हम ओरिजिनल कैसे लाएंगे? सारे, वहां पे हम कॉपी अलाउ कर सकते हैं। इसीलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दो तरह की हैं, प्राइमरी यानी ओरिजिनल,
एंड सेकेंडरी यानी कॉपीज या ओरल, वो हम देखेंगे आगे। सेक्शन 63 डील्स विद सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस अब हर बार तो नहीं दिया जा सकता, तो वो हम देखेंगे सेक्शन 65 में। इस चीज पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा दोबारा। एक बहुत एस्पेक्ट और बनता है इंपॉर्टेंट, जो इंडियन एविडेंस एक्ट को बताना है। एक केस लेते, एक ए जो है उसका मर्डर हुआ है। सारी उम्र ए ब्लू कपड़े पहनता था, मैंने भी वैसे आज ब्लू ही पहने। सारी उम्र वो ब्लू पहनता था। जिस दिन उसका मर्डर हुआ उसने पहली बार लाल शर्ट पहनी थी। क्या इस चीज को हम ला सकते हैं ट्रायल में कि सर ये इसने क्योंकि लाल शर्ट पहनी इसलिए इसका मर्डर हो गया? कहीं ये आपको कहीं से भी, इज इट लॉजिकल, लॉजिक से जुड़ी हुई है कोई ये बात? हाँ, ये बोलो कि एक का इससे दुश्मनी थी, वो इसके पास देखा गया था, ये तो बात लॉजिकल है। या जिस गन से उसको मर्डर किया वो गन उस आदमी की है, ये तो लॉजिक है। पर क्या ये लॉजिक, या ये एक और लुडिक्रस चीज ले लेते हैं। सारी उम्र ए सुबह कॉर्नफ्लेक्स खा के आता था, आज पहली बार जिंदगी में उसने ओट्स खाए, आज ही मर्डर हो गया। तो सर पक्का ओट्स का उसके मर्डर से लेना देना है? क्या हम ये चीज कह सकते हैं? नहीं। हम लोग हंस रहे हैं, क्यों? लॉजिक से परे है ये बात। इसका मतलब है हम वही एविडेंस दे सकते हैं जो लॉजिक से जुड़ा हो, जो सेंस बनाता हो, जो मेन मुद्दे से जुड़ा हो, जो मेन मुद्दे को प्रूव करने में या डिसप्रूव करने में मदद करे। यहां से मैं एक वर्ड यूज करूंगा, जो चीज रेलेवेंट हो। रेलेवेंसी, रेलेवेंसी पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं। अब ये हमारा इंट्रोडक्टरी एक ओवरव्यू है, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा अभी। रेलेवेंसी कौन बताएगा? अब हो सकता है कोई बाई चांस सन की जज हो, with due apologies to all judges, I have more than hundreds of students as my judges, due apologies। सन की जज कहते हैं बात तो सही है यार, सारी उम्र उसने ओट्स खाए, कॉर्नफ्लेक्स खाए, आज ओट्स खा के आ गया, पक्का कोई बात तो है। इस पॉइंट को चलो लेट्स स्टार्ट टेकिंग एविडेंसेस ऑन दिस। या कोई और सन की है, वो थोड़ा कलर में बिलीव करता है, वो कहता है ये तो बात सही है, सारी उम्र ब्लू कपड़े पहनता था, आज रेड पहन के आ गया, पक्का कोई बात तो है। तो इसका मतलब है हम रेलेवेंसी का मैटर जजेस के पाले में नहीं छोड़ सकते हैं। I will not allow dilution of relevancy as per the whims and fancies of a judge. I am going to tell him that these are the facts which you can take as relevant, and if they do not fall under these sections 6 to 55, अगर वो सेक्शन 6 to 55 में नहीं आते हैं, चाहे आपको कितना भी रेलेवेंट लगे, आप रेलेवेंट नहीं कर सकते। सेक्शन 5 आपके हाथ बांध देता है एज अ जज। एक वर्ड यूज होता है, एंड ऑफ नो अदर्स। 6 to 55 में जो चीजें हम रेलेवेंट कर रहे हैं वही रेलेवेंट है, एंड ऑफ नो अदर्स। जुडिशियल रेस्ट्रेंट लाता है सेक्शन 5। तो एक चीज याद रखनी है, सिर्फ वही चीजें आएंगी एविडेंस में जो रेलेवेंट है।
रेलेवेंसी भी दो तरह की होती है, वो हम आगे जाके देखेंगे। एक होती है लॉजिकल रेलेवेंसी, एक होती है लीगल रेलेवेंसी। एविडेंस एक्ट में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ लीगल रेलेवेंसी की। दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी कम टू रेलेवेंसी। अब मेरे पास, जैसा कि मैंने बोला, एविडेंस कौन सा लाना है, कोर्ट का क्या काम है? एविडेंस के बेस पे जजमेंट देनी है। मेरा क्रिमिनल जस्टिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? मेरा जजमेंट। अगर क्रिमिनल लॉ है तो उसका एग्जीक्यूशन, इंप्रिजनमेंट, फांसी। अगर सिविल लॉ है तो उसका एग्जीक्यूशन, जो ऑर्डर 21 में बहुत सारी तरह का है। तो अब मेरा सिविल या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के टूल क्या है? एविडेंस। अगर एविडेंस खराब है तो जजमेंट खराब होगा। इसीलिए जरूरत क्या है? बेस्ट एविडेंस सामने लाओ। और यहां से हमारा नेक्स्ट पॉइंट उठता है, कौन सा एविडेंस देना है? बेस्ट पॉसिबल। बेस्ट एविडेंस के अब अगर हम देखें तो बेस्ट एविडेंस रूल एविडेंस एक्ट में ही मिलता है। अगर कहीं डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखा है और एक आदमी जुबानी बोल रहा है, किस पे विश्वास करोगे आप? कॉमन सेंस की बात है। डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलते हैं, इंसान झूठ बोलते हैं। तो जहां एक चीज हमें, कंटेंट्स हमें डॉक्यूमेंट में मिल रहे हैं, वहां हम उसकी ओरल एविडेंस नहीं लेंगे। सेक्शन 59 कहता है ये बात। अब अगर हम इंटर को छोड़ दें, इंट्रा ले लें, कौन सा बेटर एविडेंस है? ए कहता है मैंने मर्डर होते देखा है, या ए ने बी को बोला, बी ने सी को बोला, सी ने डी को बोला, डी आके अपना साक्ष्य दे रहा है। किसकी वैल्यू ज्यादा है? ए की। सो डायरेक्ट एविडेंस इज बेटर देन हियरसे एविडेंस। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मैं अपने हाथ से लिखा है वो ज्यादा अच्छा है, या उसकी जेरोक्स कॉपी इंपॉर्टेंट है, या उसकी साइक्लोस्टाइल कॉपी इंपॉर्टेंट है? कौन सी ज्यादा वैल्यू रखेगी? मेरे अपने हाथ से लिया हुआ, लिखा हुआ कागज। इन अदर वर्ड्स, प्राइमरी एविडेंस इज बेटर देन सेकेंडरी एविडेंस। ये था हमारा बेस्ट एविडेंस रूल। कौन सा एविडेंस लाना? एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एविडेंस एक्ट में, प्रिजम्पशंस। सेक्शन 4 आता है जो प्रिजम्पशंस के बारे में बताता है। प्रिजम्पशंस, पहला पॉइंट, होते क्या है? प्रिजम्पशंस कोर्ट के इन्फ्रेंसेस होते हैं। एक फैक्ट है जिससे हमें ये इन्फ्रेंस कोर्ट ले सकता है। ए एक कमरे में घुसा, वहां पे एक लाश पड़ी थी सी की। जैसे ही ए घुसा, बी बाहर निकल रहा था, उसको धक्का मार के तेज भाग के गया। लॉजिक क्या कहता है? हो सकता है, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड पक्का किया है, हो सकता है बी ने मर्डर किया हो। किस चीज पे बेस्ड है? लॉजिक। तो जहां पे हो सकता है वो कहां होगा? अब सपोज ए अंदर घुस रहा था और उसने देखा बी सी को छुरा मार रहा है और उसके सामने सी मरा। अब प्रिजम्पशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत। तो जहां डायरेक्ट एविडेंसेस हैं वहां प्रिजम्पशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बट जहां पे सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, आई एम यूजिंग अ वर्ड नाउ, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, आगे जाके हम पूरा एक लेक्चर बिताएंगे इसके ऊपर। जहां सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वहां पे एक इन्फ्रेंस ले सकता हूं मैं। क्या? हो सकता है बी ने मर्डर किया हो। तो प्रिजम्पशन का इफेक्ट क्या होगा? प्रिजम्पशन का इफेक्ट है
कि कोर्ट ने तो मान लिया कि आपने मर्डर किया है, बट कंप्लीटली नहीं माना। हमेशा आपको मौका दे रहे हैं, मैंने मान लिया है कि आपने मर्डर किया है, आप प्रूव करो कि मैंने मर्डर नहीं किया। तो फर्क क्या हुआ? तो जब मैं प्रिजम्पशन ले, तो व्हाट इज प्रिजम्पशन? बेसिकली एन इन्फ्रेंस टेकन बाय द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ फैक्ट। फैक्ट क्या था? ए जब अंदर घुस रहा था, बी तेज भाग रहा था, उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था, सी मरा हुआ पड़ा था और फ्रेशली मरा था। कोर्ट ने प्रिजम्पशन ले लिया। कोर्ट की मर्जी है प्रिज्यूम करे या ना करे। इसको हम कहते हैं मे प्रिज्यूम। मे प्रिजम्पशन का इफेक्ट क्या होता है? अगर मैंने प्रिज्यूम कर लिया कि आपने मर्डर किया है, ये फाइनल प्रिजम्पशन नहीं है, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। इसको आप चैलेंज कर सकते हो कि सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो खन्ना सर के यहां पढ़ने आया था, जब मैं आया तो मैंने देखा एक लाश पड़ी है, मैंने देखा ही जिंदा है कि नहीं, तो देखा मरा हुआ है, मैं तो डर के मारे भाग रहा था। हो सकता है बिल्कुल सही कह रहा हो, वो चांसेस हैं। तो दैट मीन्स फर्क क्या हुआ? बर्डन ऑफ प्रूविंग उसके ऊपर चला गया। कोर्ट ने तो मान लिया आपने मर्डर किया है, अब आप प्रूव करोगे आपने मर्डर नहीं किया। तो फर्क क्या होता है? अगर कोर्ट प्रिजम्पशन ले लेता है और अगर वो रिबटेबल प्रिजम्पशन है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है आप पे। ये फर्क होता है। तीन तरह के प्रिजम्पशंस दिए गए हैं। एक प्रिजम्पशन वो है जिसको मैं कहता हूं मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम किस चीज पे है? लॉजिक पे। जैसा कि मेरा ये केस था, बी बाहर जा रहा था और कोई नहीं था, सी ताजा ताजा मरा था, बी के कपड़ों पे खून लगा हुआ था, कोर्ट में प्रिज्यूम के बी ने मर्डर किया है। पर कोर्ट को लगे कि नहीं, इतना सीरियस मामला है, मर्डर जैसा मामला है, मैं प्रिजम्पशन नहीं करूंगा, तो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, वो ना प्रिज्यूम करे। सो मे प्रिज्यूम मींस मे नॉट प्रिज्यूम ऑल्सो। तो मे प्रिज्यूम हमेशा रिबटेबल है। नाउ अगला है वर्ड सेक्शन 4 में शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम्स जो होते हैं वो लॉ जबरदस्ती आपको प्रिज्यूम करवाता है, चाहे आपको पसंद ना हो। Whether you like it or not, you have to presume, because these are artificial presumptions which are now enforced by law. They are rammed down your throat by law. एक एग्जांपल लेते हैं, सेक्शन 114 ए। वहां पे क्या होता है? If there is a case of a rape under section 376 clause 2 और विक्टिम कहती है कि मेरी कंसेंट नहीं थी, कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि उसकी कंसेंट नहीं थी। जो जज है वो उस लड़की को पर्सनली जानता है, पहले भी 4 केस कर चुकी है वो ऐसे, उसका उसका एक ये बिजनेस बन गया पैसे कमाने का। He knows she's telling lies. He does not want to take a presumption, but he shall presume. तो इसका मतलब है shall presume, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, आपको लेना पड़ेगा। But then again, shall presume फाइनल नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दो तरह के हैं, रिबटेबल एंड नॉन रिबटेबल। जो रिबटेबल प्रिजम्पशंस हैं लॉ के, वो शैल प्रिज्यूम है, और जो नॉन रिबटेबल है, जिसको रिबट नहीं कर सकते, जो रिबट ही नहीं हो सकता, तो वो प्रिजम्पशन क्या बन गया? प्रूफ। सिर्फ प्रूफ नहीं, कंक्लूसिव प्रूफ। सेक्शन 112 में जब हम आएंगे, अगर एक बच्चा एक लेजिटिमेट, एक वैलिड मैरिज में पैदा होता है, चाहे कितने दिन में ही पैदा हो जाए, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ हिज लेजिटिमेसी है, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स हस्बैंड का एक्सेस था, वो बाद में देखेंगे।
सो आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड कि एक बहुत बड़ा चंक है इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशंस. नाउ जैसा कि मैंने बोला तीन टाइप के हमारे एविडेंसेस हैं. ओरल, डॉक्यूमेंट्री एंड रियल, जिसको मटेरियल एविडेंस कहते हैं. पहला पार्ट जो था एविडेंस का 6 to 55, वो डील करता है रेलेवेंसी. दूसरा पार्ट जो है छोटा सा पार्ट है 59 and 60, वो डील करता है ओरल एविडेंसेस. और 61 से शुरू हो जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. सारे ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स. तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को अगर हम मोटा मोटा देख लें तो ये 99 तक, 61 से 99 पूरा लॉ रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, मोटा मोटा देख लेते हैं. पहला, एविडेंस कौन सा दिया जा सकता है, प्राइमरी या सेकेंडरी. तो प्राइमरी एविडेंस क्या होता है वो मैं बताता है, सेक्शन 62 बताता है. दूसरा एविडेंस कौन सा दिया जा सकता है अगर प्राइमरी ना हुआ, सेकेंडरी. तो सेकेंडरी एविडेंस क्या है, सेक्शन 63. सेकेंडरी एविडेंस कब दिया जा सकता है, सेक्शन 65. अब एक डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसकी प्रूविंग ना हो. ये कागज मैंने लिखा है, कैसे प्रूव होगा कि मैंने लिखा है, मेरी हैंडराइटिंग मेरे से मैच कराओ. तो प्लीज रिमेंबर, एक डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है जब तक हम उसकी प्रूविंग नहीं करते हैं. प्रूविंग कैसे करेंगे, एविडेंस एक्ट हमारे पास 4 तरीके बताता है. सबसे अच्छा तरीका क्या है, पार्टी खुद आके बोल दे हाँ जी मैंने लिखा है, सेक्शन 67. या फिर हम एक ऐसे आदमी को बुला लेते हैं जो आपकी राइटिंग जानता है, एक्वेंटेड विद योर हैंड राइटिंग, सेक्शन 47. या और क्या तरीका है प्रूविंग का, कोई भी नहीं है तो एक्सपर्ट से दोनों आपकी हैंड राइटिंग और जो डिस्प्यूटेड है उन दोनों को मिलान के लिए भेज देते हैं, एक्सपर्ट उसको मिला के बता देगा, सेक्शन 45 में. एक और तरीका है, कोर्ट खुद कंपेयर कर सकती है दोनों राइटिंग्स, सेक्शन 73 में. तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स का पूरे चैप्टर को अगर हम डिवाइड करें तो पहला पार्ट क्या हो गया कि कितने तरह के एविडेंसेस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी और इनका पूरा लॉ. दूसरा पार्ट क्या हो गया, सेक्शन 67 से लेकर 73 तक क्या पार्ट हो गया, हाउ टू प्रूव अ डॉक्यूमेंट, अटेस्टेशन जरूरी है कि नहीं, अटेस्टेटर को बुलाएंगे वगैरह वगैरह. तीसरा पार्ट, कितनी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स 74 एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स 75. और उनका पूरा लॉ कि अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट ला रहे हैं तो उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, लाना है कि नहीं, वगैरह वगैरह सारा कुछ. उसका अगला पार्ट है प्रिजम्पशंस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स. कौन से डॉक्यूमेंट्स में हम शैल प्रिज्यूम कर सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स में हम मे प्रिज्यूम कर सकते हैं. उसके बाद लास्ट पार्ट आता है एम्बिग्यूटीज इन अ डॉक्यूमेंट. ये डॉक्यूमेंट को हम टेढ़ा मेढ़ा पर उनके फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट का सिर पैर नहीं पता चल रहा है, रिजेक्ट करो. तो एम्बिग्यूटीज, लेटेंट है कि पेटेंट है, ये सारा यहां आके खत्म हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा बर्डन ऑफ प्रूविंग. कौन प्रूव करेगा. एक बेसिक लॉ है जूरिस्प्रूडेंस का, जो कोर्ट को मूव करता है वो प्रूव करता है. इसीलिए बर्डन ऑफ प्रूविंग, जिसको जजमेंट चाहिए वो थ्रू आउट प्रूव करेगा 101, ओनर्स ऑफ प्रूविंग 102. और सारा बर्डन ऑफ प्रूविंग का पूरा फुल एक हमारे पास पार्ट आ जाता है ओनली ऑन बर्डन ऑफ प्रूविंग. उसके बाद आ जाता है हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस. कुछ कम्युनिकेशंस ऐसी हैं जो कोर्ट विटनेस को जबरदस्ती नहीं मांग सकता.
सपोज आप देखो, आप सब वकील हो, आपके पास आपका एक क्लाइंट आया, उसने कहा सर मैंने मर्डर किया, आप मुझे किसी भी तरह बचा लो। अगले दिन आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा वकील साहब पहले तो आप खड़े हो जाओ कटघरे में, ओथ लो और बताओ आपके क्लाइंट ने आपको क्या बताया था। हो गई वकालत सबकी। इसीलिए, या फिर मैरिज की बात ले लो, हस्बैंड रात को आता है, वाइफ को लेट आते हैं, वाइफ लड़ती है कि 3 बजे क्यों आ रहा है रात को, लड़ मत, मैं अभी मर्डर करके आ रहा हूं, फटाफट मुझे पैसे दे, मैं भाग रहा हूं। कल को वाइफ को हमने बुला लिया एज विटनेस और बोला कि ऑन ओथ बताओ हस्बैंड ने क्या बताया था, गई ना इनकी मैरिज। ऐसी, या जज हो आप, आपसे जज एज ए जज पूछ लिया कि बताओ क्या हुआ था आप जज में, तो सारी उम्र आप चक्कर काटते रहोगे बाकी कोर्ट्स के एज एविडेंस देते देते। हमें प्रोटेक्ट करना है इन चीजों को, स्टेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे कम्युनिकेशंस, उनको हम प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस में लाते हैं। लास्ट पार्ट आता है मेरा ओरल एविडेंसेस। ऑफ ओरल एविडेंसेस सेक्शन 59 एंड 60, ऑफ विटनेसेस पूरा चैप्टर है। ऑफ विटनेसेस का मतलब है कॉम्पिटेंट विटनेस कौन है। क्या एक बच्चा कॉम्पिटेंट विटनेस है? क्या एक एक्यूज्ड कॉम्पिटेंट विटनेस है? कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है? क्या उसकी एविडेंस ली जा सकती है और क्या उस पर रिलाई किया जा सकता है, ये इसको कहते हैं कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस की जब हम बात करते हैं, मेरी वाइफ, मेरा लड़का जो इंटरेस्टेड है मेरे केस में, क्या वो कॉम्पिटेंट है? क्या एक पार्टी टू अ सूट कॉम्पिटेंट है? क्या एक एकम्प्लिस कॉम्पिटेंट है? इन सारे चीजों का जवाब एक ही सेक्शन देता है। जब हम आते हैं सेक्शन 118, वो एक ही चीज कहता है, ऑल विटनेसेस आर कॉम्पिटेंट। बस 2 टेस्ट हैं। क्या वो आपका क्वेश्चन समझ सकता है? क्या वो उसका कोहेरेंट आंसर देने में सक्षम है? ये ट्विन टेस्ट है एक कॉम्पिटेंट विटनेस के पास। एक बच्चा भी है, एक अकम्प्लिस भी है, सब एक इंटरेस्टेड पार्टी भी है, एक्यूज भी कॉम्पिटेंट है। एक चीज मैं यहां बोलना चाहूंगा, कॉम्पिटेंसी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद रिलायबिलिटी। मैं कॉम्पिटेंट हो सकता हूं, रिलायबल नहीं हो सकता। रिलायबिलिटी मींस कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है उसकी, कितना उसको मैं यूज कर सकता हूं। सो कॉम्पिटेंसी हैज नथिंग टू डू विद रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कौन देखेगा? कोर्ट। एक बच्चा कॉम्पिटेंट है, पर कोर्ट को डिसाइड करना है कि उसका एविडेंस कितना रिलायबल है, कितना एक्सेप्टेबल है। कोर्ट को लगे ये बच्चा झूठ बोल रहा है, ट्यूटर्ड है, रिजेक्ट कर सकता है। सो सेकेंड एस्पेक्ट आ जाता है, जैसा कि मैंने बोला, ऑल कॉम्पिटेंट विटनेसेस कौन कौन है। एक क्वेश्चन मेरे से बहुत बार जो आ जाता है और कई बार पूछ भी लेते हैं, क्या मरे हुए लोग कॉम्पिटेंट हैं? उसके लिए हमारे पास 2 स्पेशल सेक्शंस हैं, सेक्शंस 32 and 33. Statements made by people who are dead cannot be found, cannot be brought without undue delay or cost, etc. उनका स्टेटमेंट रेलेवेंट है, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो हम आएंगे जब सेक्शन 32 और 33, इसमें डाइंग डिक्लेरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है वगैरह, वो हम जाएंगे 32 33 में, मेरे पूरे लेक्चर्स होते हैं। लास्ट पार्ट हमारा आता है विटनेसेस का एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का तरीका एविडेंस एक्ट में दिया गया है। एविडेंस एक्ट कहता है कि जब भी कोई विटनेस आएगा,
सबसे पहले उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, जिसको हम चीफ कहते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ कौन करेगा? कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उसको, लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, वगैरह वगैरह, ये कौन बताएगा हमें? इंडियन एविडेंस एक्ट। एक बार आपने चीफ दे दिया, अब दूसरी पार्टी क्रॉस एग्जामिन करेगी। जो जो चीजें आपने बोली हैं उनको अब वो डिमोलिश करने की कोशिश करेगी। दैट इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन की पावर्स बहुत वाइड हैं, पर कहीं कोई मिसयूज ना कर ले, गालियां देनी शुरू कर दे, उसको डिफेम करना शुरू कर दे, जान के बहुत ही नास्ती हो जाए। इसी लॉ को सेफगार्ड रखने पड़ेंगे। वो सारे सेफगार्ड्स यहां मिलते हैं इसी चैप्टर में। विटनेस होस्टाइल हो गया, क्या करें? उसके एविडेंस लेना है नहीं लेना, सारी चीजें यही लॉ बताएगा। और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर कोई नया मुद्दा आ गया, ऑफ कोर्स आई कांट टेक अ न्यू मैटर जो मैंने चीफ में नहीं लिया है, उसका पूरा लॉ है, लेटेस्ट जजमेंट्स हैं। उसके बाद आएगा री एग्जामिनेशन। तो कायदे से पहले चीफ होगा विटनेस का, फिर क्रॉस होगा और फिर री एग्जामिनेशन होगा। ये पार्ट था विटनेसेस का। एक और छोटा सा पार्ट है जो सिर्फ 3 सेक्शंस का है, जो मैं कह सकता हूं, आई कैन से लिटिल बिट के थोड़ा थोड़ा, though I am not fully, I will say it not the substantive part completely, but nevertheless it does border on substantive part also. See, basically Indian Evidence Act is a purely adjective law. Adjective means procedural law. अगर हम बात करें जितने प्रोसीजरल लॉज की, तो सारे जूरिस्ट यूनानिमस हैं कि सबसे ज्यादा प्रोसीजरल, सबसे ज्यादा एडजेक्टिव लॉ इंडियन एविडेंस एक्ट है। पर उसके एक छीटा मैं कह सकता हूं सब्सटैंटिव लॉ का है। वो कहां है? इन द लॉ ऑफ एस्टॉपल, सेक्शन 115, 116, 117। 167 सेक्शंस हैं, उनमें से एक सेक्शन 2 रिपील हो गया था। इफेक्टिवली 166 सेक्शंस हैं हमारे पास। I have tried to sum up the entire Evidence Act in a span of these few minutes. I hope आप सबको कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम अब क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Thank you all. God bless you.